गाइज यहाँ पर टाइम आ चुका है सी प्लस प्लस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने का, जिसका नाम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, इस बारे में बात करेंगे और देखेंगे क्या क्या वो टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो कि हमें अपने दिमाग में रखनी चाहिए हमेशा। हमें उन सारी टर्मिनोलॉजी के आधार पर ये पूरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीखनी है सी प्लस प्लस के अंदर। तो सबसे पहले स्टार्ट करना चाहूँगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कोई नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, कोई सेट ऑफ मॉड्यूल्स नहीं है, ये सिर्फ एक अप्रोच है, एक तरीका है, एक सोच है, ठीक है। और उस सोच से अपने प्रोग्राम्स को बनाने का तरीका है, जो कि आपको क्या करता है, आपके कुछ जो कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग मेथड के जो पिटफॉल्स होते हैं, जो दिक्कतें आती हैं, और क्या दिक्कतें आती हैं वो भी बताऊंगा आप लोगों को, उन सबको एलिमिनेट करने की एक कोशिश है। और यहाँ पर मैं कोशिश क्यों कह रहा हूँ, कोशिश इसलिए कह रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो चीज़ें प्रॉमिस करती है, जैसे कि आपका प्रोग्राम बग फ्री रहेगा, आपके प्रोग्राम को समझने में दिक्कत नहीं आएगी, ये पूरी होती हैं, लेकिन उसकी कोशिश की जाती है, नहीं कुछ हद तक पूरी होती है। अब 100% बग फ्री प्रोग्राम तो कभी नहीं बनता है, बग तो आने की जो पॉसिबिलिटी है वो रहती है अपने प्रोग्राम में। तो देखते हैं सबसे पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है किस चीज़ का नाम सबसे पहले। और मैंने मतलब लोग आते हैं मेरे पास बोलते हैं कि हैरी भाई ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बहुत डिफिकल्ट है और एक ऐसा टॉपिक है जो कि समझ में नहीं आएगा, ऐसा बोला जाता है। तो आज मैं यही सारे जो भ्रम है इनको दूर करने के लिए आया हूँ। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि क्यों, क्या से पहले मैं क्यों पे एम्फेसाइज कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ एम्फेसाइज। देखो वाई ऊप्स, और ये अंग्रेजी यहाँ पर लिखी हुई दिख रही है आपको, उससे टेंशन मत लेना, एकदम देसी भाषा में एक एक पॉइंट समझाऊंगा। ऊप्स क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टाइल, उसको कह देते हैं ऊप्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्यों यूज़ करनी चाहिए। अब देखो, जब सी प्लस प्लस बनी थी उससे पहले सी मौजूद थी मार्केट में, ठीक है, लेकिन डेनिस रिची ने जो सी बनाई थी बहुत बहुत कमाल की लैंग्वेज थी, बहुत ही धमाकेदार लैंग्वेज थी। जॉन स्टाउस्ट्रप ने क्या किया, उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जोड़ के सी प्लस प्लस बनाई। और सी प्लस प्लस में क्लासेस कितनी इंपॉर्टेंट है ये पता चलता है इस फैक्ट से कि उन्होंने इसको सी विद क्लासेस कहा था। पहले सी प्लस प्लस का नाम सी प्लस प्लस नहीं था, क्या था, सी विद क्लासेस, ये था नाम। और ये नाम उन्होंने चुना था क्योंकि यही थी सी और उसमें क्लासेस, बाकी सब तो सी से ही आ रहा था लगभग, थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं बट लगभग, ठीक है। तो ये चीज़ इन्होंने जो सी प्लस प्लस बनाई थी, जॉन स्टाउस्ट्रप ने, यानी कि क्रिएटर ऑफ सी प्लस प्लस ने ये बात सोच के बनाई थी कि मैं सी में क्लासेस ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद तो बहुत कुछ हो गया, लेकिन उन्होंने ये सोच कर बनाई थी कि मैं सी में क्लासेस ऐड कर रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ जो कि आप लोगों ने शायद खुद भी फील करी होगी कि जैसे जैसे प्रोग्राम का साइज़ बढ़ता जाता है रीडेबिलिटी घटती है, ठीक है। और क्या क्या घटता है, मेंटेनेबिलिटी घटती है, उसको मेंटेन करना मुश्किल होता जाता है, उसमें से बग निकालना मुश्किल होता जाता है। तो बग फ्री नेचर उसका जो है वो वहाँ पर कम हो जाता है, ठीक है। तो बग फ्री आप बनाना चाहेंगे, आप इस नेचर को बढ़ाना चाहेंगे अपने प्रोग्राम में, वो कम हो जाता है। साइज़ बड़ा होगा तो समझना मुश्किल होगा, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, वो सारी चीज़ें तो आनी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी सी जैसी लैंग्वेजेस के लिए। तो जो सी जैसी लैंग्वेजेस हैं जिनको प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोला जाता है, सी प्लस प्लस को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का एक हिस्सा है। तो यहाँ पर सी जैसी लैंग्वेजेस कहाँ लैग करती थी, वो फंक्शंस बना कर उनको रूटीन्स में कॉल करती थी। और अगर प्रोग्राम बड़ा हो जाता तो एक टाइम पर ऐसा हो जाता था कि प्रोग्राम समझ ही नहीं आ रहा है। तो उस चीज़ से बचने के लिए, उस प्रॉब्लम को कुछ हद तक सॉल्व करने के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच की सहायता ली गई, और इसको प्रूव भी किया गया बाद में कि ये बहुत अच्छी साबित हुई, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि अगर आप इस प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं करेंगे, यानी कि जो घचपच बन रहा है प्रोग्राम में, समझ में नहीं आ रहा है प्रोग्राम, कोई लाइन कहीं किसी फंक्शन को कॉल कर रही है, वो किसी फाइल में है, उस फाइल को खोला, उधर गए, इधर उधर, एकदम फ्लो जो है दिमाग में रहता ही नहीं है। तो कितने फंक्शंस, आप इंसानी तो मशीन तो हो नहीं, अपने दिमाग में आप ड्राई रन करते रहोगे, तो जो समझने की क्षमता है इंसान की वो लिमिटेड है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या करता है, उसको सॉल्व करता है समझने को, और वो क्या करता है, उस अपने प्रोग्राम को आप रियल वर्ल्ड सिनेरियो के तौर पे मॉडल कर सकते हो। इसमें मैं इसका एग्जांपल अभी दूंगा, लेकिन उससे पहले जो ऊपर पॉइंट लिखा हुआ है उसे भी कवर कर देता हूँ। डेटा सिक्योरिटी। अब अगर आप फंक्शंस यूज़ कर रहे हो, ऐसे एक फंक्शन से दूसरा फंक्शन कॉल हो रहा है, तीसरा फंक्शन कॉल हो रहा है, तो डेटा सिक्योरिटी जो है वो एक बहुत बड़ा इशू आ जाता है। अब मान लो ये एक F1 फंक्शन है, ये F2 फंक्शन है, इसने डेटा दिया इसको, इसने डेटा दिया किसी और को, किसी और ने कहीं दिया, तो डेटा जो है ऐसे ही फ्लो कर रहा है। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि हम ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं एक टेम्पलेट की मदद से, जिसका नाम होता है क्लास। अब ये टेम्पलेट कुछ इस तरह से हो सकती है, जैसे कि मान लो मैं यहाँ पर एनिमल नाम की एक क्लास बनाता हूँ, मैं यहाँ पर एनिमल लिख रहा हूँ। अब इस एनिमल नाम की क्लास को मैं क्या कर सकता हूँ, इसके अंदर लिख सकता हूँ
टाइप ऑफ एनिमल, नेम ऑफ एनिमल, इसके कुछ मैंने यहाँ पर वेरिएबल्स इसके अंदर डिफाइन कर दिए, और यहाँ पर कुछ फंक्शंस डिफाइन कर दिए जैसे रन, बार्क, ठीक है, या फिर मेक नॉइज़ जो भी है, साउंड, मुझे इसको साउंड कहना चाहिए क्योंकि बार्क तो कुत्ते के लिए हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर साउंड कर देता हूँ, ठीक है। मैं इसको काट के गंदा नहीं करना चाहता अभी, या फिर एक काम करता हूँ, काट ही देता हूँ यार, इतना भी क्या टेंशन है। तो मैं यहाँ पर इसको इरेजर से इरेज करके अभी क्या करूँगा, यहाँ पर मैं इसको वापस से लिख दूंगा क्या, साउंड। तो क्या होगा कि ये जो आपका एनिमल है ये सारे काम कर सकता है, ये उसके वेरिएबल्स हैं, ये उसके मेथड्स हैं, आपने उसमें डाल दिए। अब आप क्या कर सकते हो, आप एक डॉग बना सकते हो, आप कह सकते हो मैं इस टेम्पलेट को इस्तेमाल करके डॉग बनाना चाहता हूँ। फिर आप कुछ ऐसे कर सकते हो, मान लो आप यहाँ पर लिख सकते हो किसी भी डॉग का नाम, जैसे मान लो टॉमी, आपने एक वेरिएबल बना दिया, और वो किस टाइप का वेरिएबल बनाए, तो जब हम क्लास बनाते हैं तो हम एक डेटा टाइप बना देते हैं बेसिकली। जैसे हमने इंटीजर डेटा टाइप की बात की, हमने फ्लोट डेटा टाइप की बात की, हम जब एक क्लास बना रहे हैं तो हम एक डेटा टाइप बना दे रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, मैं यहाँ पर कहूँगा टॉमी को बना दो एनिमल डेटा टाइप का एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एनिमल डेटा टाइप का एक ऑब्जेक्ट बना दूंगा, और इसका सिंटेक्स मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी आप बस ये समझ लो, टॉमी को मैं एनिमल टाइप का एक वेरिएबल बना रहा हूँ, ठीक है। अब मैं लिख सकता हूँ टॉमी डॉट टाइप, टॉमी डॉट नेम, टॉमी डॉट रन कर सकता हूँ। तो क्या होता है ना कि समझ में आता है यहाँ पर, और टॉमी के मैं एरे बना सकता हूँ, तो काफ़ी चीज़ें मैं कर सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो टॉमी डॉट रन कर दिया मैंने, टॉमी डॉट टाइप इज इक्वल टू कुछ कर दिया, मैं प्रॉपर्टी सेट वगैरह कर सकता हूँ, और जब मेरा काम हो जाए टॉमी का तब मैं इस ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय भी कर सकता हूँ। तो कितना ज़्यादा मेरे लिए ये अच्छा हो जाता है कि मैं यहाँ पर आराम से कोई भी ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ और अपनी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम के तौर पे इसको मॉडल कर सकता हूँ। टॉमी डॉट रन खुद में बता रहा है कि टॉमी किसी जानवर का नाम है, और उसमें एक रन मेथड डिफाइन है जो कि रन कर सकता है, और वो उसको रन कराया जा रहा है। तो इस तरह से जो है रियल वर्ल्ड सिनेरियो में जब हम मॉडल करते हैं अपनी प्रॉब्लम को, तो उसको सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। तो ये तो वाई हो गया। अब मैंने यहाँ पर बोला था आप लोगों को प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है, इस बारे में बात करते हैं। प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो है जो कि हमने अभी तक बात की थी। इसमें क्या होता है कि आप सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं जो कि कंप्यूटर चुपचाप फॉलो करता है। अब ऐसा बिल्कुल हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि हम एक फ्लो दे देते हैं, कहते हैं पहले F1 को रन करो, फिर F2 को रन करो, फिर ये कोड को ऐसे करो। हमारा जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट होता है मेन से स्टार्ट होके वो अपने अपने फंक्शंस को कॉल करता है, और नीचे की डायरेक्शन में ये कॉल होते होते फंक्शंस को कॉल करता जाता है, और जैसे जैसे उन फंक्शंस का जो डेटा है वो काम में अगर नहीं आने वाला है आगे, तो वो डेटा डिस्ट्रॉय होता जाता है। एक बार एक फंक्शन कॉल होता है तो हमने बात की थी कि सारे वेरिएबल्स पास होते हैं उस फंक्शन में। वो फंक्शन जो अपने वेरिएबल्स यूज़ कर रहा है वो अपनी एक मेमोरी बनाता है और उस मेमोरी में स्टोर करता है, और उस मेमोरी में स्टोर करके जब उसका काम हो जाता है तब क्या करता है, वो डिस्ट्रॉय कर देता है। तो हर फंक्शन कॉल होगा अपने अपने वेरिएबल्स को लेके, डिस्ट्रॉय कर देगा उनको, उसके बाद जैसे जैसे काम हो जाएगा, यानी कि जैसी फंक्शन रिटर्न हो जाएगा, और ये प्रक्रिया चलती रहेगी। इस प्रक्रिया के अंदर क्या होगा, कुछ हमारे पास लोकल वेरिएबल्स होंगे फंक्शन के, कुछ ग्लोबल वेरिएबल्स होंगे जो कि हम बाहर डिफाइन करेंगे, जिनके बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली है। तो बेसिकली क्या है कि फंक्शन इधर उधर एक दूसरे को यूज़ करते रहेंगे, और लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स में डेटा स्टोर किया जाएगा। और मेन फोकस यहाँ पर होता है फंक्शंस में, ठीक है, फ्लो ऑफ डेटा में नहीं होता है। मेन फोकस फंक्शन में होता है। ऑब्वियसली एक प्रोग्राम को सही से रन करने के लिए फ्लो ऑफ डेटा भी उतना ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी फंक्शंस में फोकस देना है, लेकिन यहाँ पर जो मेन फोकस है वो होता है हमारा फ्लो ऑफ डेटा पर नहीं बल्कि फंक्शंस पर, ठीक है। तो यहाँ पर लोकल ग्लोबल वेरिएबल होते हैं, इस बारे में बात की, और जो डेटा है वो ओपनली मूव करता है फंक्शन टू फंक्शन में। तो अगर मैं एक डायग्राम बनाऊँ इसका यहाँ पर, तो कुछ इस तरह से मैं बना सकता हूँ कि एक मेन प्रोग्राम है मेरा, मेन प्रोग्राम, और मैं एक फ्लो चार्ट बना रहा हूँ जो कि डिपेक्ट करता है। अगर एग्जाम वगैरह में कोई पूछ लेना ये सवाल आपसे, आपने फ्लो चार्ट बना दिया, बस समझ लो खत्म है, वहीं पे टीचर आपको फुल मार्क्स तो वहीं के वहीं पकड़ाएगा। अब यहाँ पर आप लिख सकते हो फंक्शन 1, पूरा लिखना फंक्शन, मैं फंक लिख रहा हूँ, फंक्शन 2, और यहाँ पर फंक्शन 3, और जो डब्बे हैं वो अच्छे अच्छे बनाना है यहाँ पर इस तरह से। और यहाँ पर क्या होगा, ऐसी बहुत सारे फंक्शन आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो आपका जो मेन प्रोग्राम है वो क्या करेगा, मेन प्रोग्राम फंक्शन 1 को रन करेगा, हो सकता है उसके बाद वो फंक्शन 3 को रन करे और रिटर्न कर दे वैल्यू, हो सकता है फंक्शन 3 को ज़रूरत पड़ती हो फंक्शन 2 की, और हो सकता है मेन प्रोग्राम को भी फंक्शन 2 की ज़रूरत पड़ती हो। तो ये इस तरह से एक दूसरे को कॉल करेंगे, और जो फ्लो है यहाँ पर
उसको आपको यहाँ पर नंबर आप डाल सकते हो 1 2 3 4 करके, और वो जो फ्लो रहेगा प्रोग्राम का उस ऑर्डर में आपके जो इंस्ट्रक्शंस है वो चलेंगे। और ये एक टिपिकल स्ट्रक्चर होता है प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्राम्स का। अब यहाँ पर इसी के साथ साथ बाहर आप ऐसे लगा सकते हो। अब इसके अंदर आप लिख सकते हो लोकल वेरिएबल्स। मैं यहाँ पर डब्बा छोटा पड़ गया, लेकिन यहाँ पर मैं लोकल वेरिएबल्स लिखना चाहता हूँ। लोकल वैर्स लिखा है मैंने, लोकल वेरिएबल्स, इनके अपने लोकल वेरिएबल्स होंगे। आप यहाँ पर इसको ऐसे एक खांचा बना सकते थे इस तरह से, यहाँ पर लोकल वेरिएबल लिख सकते थे आप। लोकल वेरिएबल्स कहीं भी लिख सकते हो, साइड में या फिर नीचे लोकल वेरिएबल्स, और बाहर एक डब्बा बना दो ग्लोबल वेरिएबल्स का कि ये ग्लोबल वेरिएबल्स देवता है, ग्लोबल वेरिएबल्स। और ये जो ग्लोबल वेरिएबल्स हैं ये हो सकता है फंक्शन 3 यूज़ करे, हो सकता है मेन प्रोग्राम ही यूज़ कर ले, तो कोई भी इनको यूज़ कर सकता है। ठीक है, तो ये एक हमारा बेसिक फ्लो हो गया प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। और अब तक हमने जितना कुछ किया है वो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बिल्कुल भी अभी डिस्कस नहीं करी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के देखते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, अब इसको पॉप बोलते हैं, कुछ लोग पूप भी बोल देते हैं, लेकिन पॉप बोलना, ठीक है, पूप मत बोलना, पॉप, ठीक है, सुनने में अच्छा नहीं लगता है। इसको ऊप बोल देना, ठीक है, या फिर उसको भी पूप बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। ऊप और पूप, ठीक है, पूप तो देख ली हमने, अब ऊप देखते हैं क्या होता है। ठीक है, ऊप क्या होता है, वर्क्स ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। अब मैंने आपको बताया कि क्लास हम एक टेम्पलेट डिफाइन करते हैं, हम कहते हैं कि उस टेम्पलेट की मदद से हम ऑब्जेक्ट्स को बनाएंगे। जब हम क्लास बनाते हैं तो मेमोरी में कोई जगह नहीं लेगी, वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो नहीं बनेंगे। जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तब उस टेम्पलेट की जो हमने वेरिएबल वगैरह बनाए क्लास के अंदर उसकी मेमोरी ली जाएगी। जब क्लास बनाएंगे तो उसके अंदर के वेरिएबल जो हैं उनकी मेमोरी जो है बिल्कुल भी यूज़ में नहीं आएगी, यानी कि वो यूज़ नहीं हो रहे होंगे। जहाँ हमने ऑब्जेक्ट बना दिया उस ऑब्जेक्ट को जितनी भी क्लास में वेरिएबल्स वगैरह जो भी मेमोरी वगैरह उसकी बनती है वो एलोकेट हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे हमने क्लास बनाई थी एक एनिमल नाम की, और फिर हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया था डॉग नाम से, एक ऑब्जेक्ट बनाया था डॉट टाइप इज इक्वल टू हमने कर दिया था उसका डॉग। हमने उसको उसका जो बार्क फंक्शन है वो हम रन कर सकते हैं तो साउंड आएगी, वो सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब क्लास जो है वो एक टेम्पलेट होती है, जस्ट एक टेम्पलेट होती है टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स। आप ऑब्जेक्ट बनाओ, उस बेस टेम्पलेट को यूज़ करो, और उस बेस टेम्पलेट में जो हमारे वेरिएबल्स हैं, फंक्शंस हैं, वो सब आप यूज़ कर सकते हो। और सिंटैक्स हम देखेंगे आगे। बिल्कुल भी अभी ये मत सोचना कि मैंने दिखाया नहीं कोड आपको, ये क्या है, सिर्फ बातें कर रहा हूँ। अभी हमें सिर्फ इतना समझना ज़रूरी है क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, कोड लिखेंगे तो डेफिनेटली क्लियर तो होना ही होना है। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या करता है, डेटा को बहुत ही क्रिटिकल एलिमेंट के तौर पे मानता है। इसीलिए यहाँ पर क्या होता है कि कुछ रूल्स बनाए जाते हैं कि कौन किसके डेटा को एक्सेस कर सकता है। जैसे कि मान लो आपका बैंक बैलेंस है, आप चाहोगे क्या वो पब्लिक हो जाए? ऑब्वियसली नहीं चाहोगे। चाहे आप ब्रोक हो, चाहे आप करोड़पति हो, आप नहीं चाहोगे आपका बैंक बैलेंस पब्लिक हो। तो आप नहीं चाहोगे कि आपका बैंक बैलेंस कोई हैक करे, यानी कि अगर आपकी कोई क्लास बनी हुई है तो आप नहीं चाहोगे कि उसके अंदर जो बैंक बैलेंस है वो कहीं और से एक्सेस हो। तो उस चीज़ के रेस्ट्रिक्शंस आप लगा सकते हो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की मदद से, और हम देखेंगे वो कैसे करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या करता है, प्रॉब्लम को डिकम्पोज करता है ऑब्जेक्ट्स में, और डेटा और फंक्शन को उन ऑब्जेक्ट के ऊपर बनाता है। ठीक है, अब ये बात बहुत बड़ी सी बोल दी गई है यहाँ पर, और इसके बारे में सिर्फ अभी इतना कहना चाहूँगा कि जैसे हमने बात करी थी एनिमल हमारी एक क्लास है, और यहाँ पर जो डॉग कैट है वो ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, हम कैट 1, कैट 2, डॉग 1, कैट 2 इस नाम से अलग अलग तरह के बहुत सारे एनिमल्स बना सकते हैं, और उन एनिमल्स की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ वगैरह होंगी। तो पहले हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट्स बना लिए, और डेटा जो है और फंक्शंस हम इनके ऊपर बनाएंगे। यानी कि हमने डॉग 1 का जो डेटा था उसको कुछ कर दिया, कैट 1 के टाइप को हमने कैट कर दिया, और साउंड को मान लो हमने कर दिया मियाऊ। वो सब चीज़ें हम कर सकते हैं। ठीक है, वो देखते हैं आगे कि किस तरह की जाएगी। लेकिन ये क्या करता है, एक अप्रोच है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो कि क्या करता है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट्स को बनाएगा, फिर डेटा और फंक्शंस को उन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर बनाएगा। चलो जी बढ़िया, थोड़ी सी वो देख लेते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जो टर्मिनोलॉजी है, वो जो टर्म्स जो कि फेंके जाते हैं, यानी कि जो शब्द आपने बोले और आपको डर लगता है उन शब्दों से, उनका मतलब आज जान लेते हैं। ठीक है, और ये जो है फिर आप किसी के भी ऊपर फेंकोगे ये सारे शब्द तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ठीक है, और ये बहुत सिंपल है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले क्लासेस,
क्या होता है, एकदम देसी भाषा में बताता हूँ। क्लास क्या है, क्लास एक टेम्पलेट है, उसके अंदर मैंने बताया है कौन कौन से वेरिएबल्स होंगे, कौन कौन से मेथड्स होंगे, ये बताया है बस, उसमें बनाया नहीं है वेरिएबल। अभी वेरिएबल की मेमोरी एलोकेट नहीं करी है, वो तब एलोकेट होगी जब ऑब्जेक्ट बनेगा। क्लास में बस मैंने बताया है, कुछ इन्फॉर्मेशन है ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए। तो एक बेसिक टेम्पलेट है जो कि ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। आई होप यहाँ तक सब क्लियर है। अब ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं। ऑब्जेक्ट्स वो चीज़ है जो कि हम एक्चुअली बनाएंगे क्लासेस की मदद से, यानी कि क्लास की टेम्पलेट को यूज़ करके हम वो रन टाइम एंटिटीज़ बनाएंगे जिनका नाम होगा ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो जैसे कि मैंने डॉग बना दिया, एनिमल टाइप का एक ऑब्जेक्ट, तो वो ऑब्जेक्ट है, उसको अपनी मेमोरी एलोकेट होगी, उसके अपने वेरिएबल्स होंगे, उसके मेथड्स को आप कॉल कर सकते हो। तो ये है हमारे ऑब्जेक्ट्स। अब एक बहुत बड़ा टर्म फेंका जाता है बच्चों के मुंह पर, वो ये है एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन। और ये सुन के ही जो है कुछ लोग तो चेयर से गिर जाते हैं, लेकिन आप लोग जो है अपनी कुर्सी की पेटी मान लो, क्योंकि आपको गिरने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एकदम क्लियर कट बताऊंगा ये क्या होता है। देखो, कैप्सूल तो आपने देखी होगी ना, कैप्सूल तो देखी होगी यार, जो दवाई होती है कैप्सूल। इनका मतलब होता है अंदर डाल दो, कैप्सूल का मतलब तो कैप्सूल ही होता है, वो तो आपको होना चाहिए। और एशन का मतलब कर दो, यानी कि कैप्सूल के अंदर डाल दो डेटा को, यानी कि कैप्सूल बना दो डेटा की, यानी कि रैप कर दो डेटा और फंक्शन को एक सिंगल यूनिट में, जिसे कहते हैं क्लास। ये सिर्फ एक बात है, बात मतलब ये सिर्फ एक टॉक है। एब्स्ट्रैक्शन कर देना और इनकैप्सुलेशन कर देना। इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है कि आप डेटा और फंक्शन को एक सिंगल यूनिट में डाल दें, और एब्स्ट्रैक्शन का क्या मतलब होता है ये भी बता देता हूँ। एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन एक्जैक्टली सेम नहीं है। इनकैप्सुलेशन का मतलब आप समझ गए कि आपने एक कैप्सूल में डाल दिया, यानी कि एक यूनिट बना दी, एक एंटिटी बना दी, एक क्लास बना दी, जिसके अंदर डेटा भी है और फंक्शन भी है। तो इस प्रोसेस को इनकैप्सुलेशन बोलते हैं। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्शन सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स को बोला जाता है। कि जैसे मान लो कि मैं आपसे कहूँ कि आप चिप बनाओ, चिप को डिज़ाइन करो कंप्यूटर के लिए, या फिर मैं आपसे कहूँ कि आप एक प्रोसेसर बनाओ, तो आपने एक लेयर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन ऐड कर दी उस पर। तो आपने प्रोसेसर कह के मेरी जो मेरे लिए समझना है वो चीज़ों को आसान बना दिया। आपने कह दिया प्रोसेसर ही इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करता है, लेकिन एक लेयर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन अंदर में जाऊँ तो चिप में कुछ और हो रहा है। उसके भी अंदर एक लेयर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन अंदर जाऊँ तो एक हमारे अलग अलग तरह के कुछ कनेक्शंस बने हुए हैं। उसके भी अंदर जाऊँ तो सेमीकंडक्टर्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये लेयर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन है। और सबसे बाहरी लेयर यहाँ पर क्या होगी? सॉफ्टवेयर की लेयर होगी, जो कि आपको ये बताएगी कि कौन से बटन पे क्लिक करके क्या करना है। तो लेयर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन का मतलब कि आपने चीज़ों को सिंप्लीफाई कर करके ऊपर लेते चलेगा, फाइनली आप एक ऐसी लेयर पे आ गए हैं जहाँ पर आप कोडिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्शन से क्या होता है कि क्लासेस की मदद से एब्स्ट्रैक्शन कैसे होता है बताता हूँ। जैसे मान लो आपने एनिमल नाम की क्लास बनाई, तो आपको मतलब नहीं है कि इसके अंदर क्या क्या है, आपको बस ये पता है कि एनिमल नाम का आपने ऑब्जेक्ट बना दिया। जैसे कि आपने a इज इक्वल टू न्यू एनिमल बना दिया, तो क्या होगा, आप a डॉट साउंड करोगे तो उस एनिमल की साउंड निकल जाएगी। आपको नहीं मालूम उस क्लास में क्या लिखा है, तो आपने क्या किया, एब्स्ट्रैक्ट कर दिया, एब्स्ट्रैक्शन कर दिया। इसको देखेंगे आगे भी। इन टर्म्स का मतलब आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो अब इनहेरिटेंस एक ऐसी चीज़ है जो कि सब लोग समझते होंगे, लेकिन फिर से बताता हूँ। इनहेरिटेंस डेली लाइफ में आप लोग समझते होंगे क्या है। इनहेरिटेंस का मतलब है कि जैसे कुछ लोग होते हैं उनकी नाक अपने पापा की तरह दिखती है, कुछ लोगों की आंखें अपनी मम्मी की तरह होती हैं, कुछ लोग जो हैं उनके जो दांत हैं वो अपने चाचा की तरह होते हैं, कुछ लोग होते हैं उनके कान अपने मामा की तरह होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो उनके बाल हैं वो पड़ोसी की तरह तो नहीं हो सकते, लेकिन कभी कभी हो भी जाते हैं, ठीक है। एनीवेज, तो यहाँ पर क्या है कि जो इनहेरिटेंस है वो क्या होती है, आप मम्मी पापा दादा दादी नाना नानी उनके जो गुण हैं वो आपके अंदर आ जाते हैं। तो वो सब जो गुण आपके अंदर आए हैं वो क्यों आए, आपने इनहेरिट कर लिया वो प्रॉपर्टी। अब ये क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट में कैसे काम करता है, मुद्दे की बात पे आता हूँ। मान लो आपने एनिमल नाम की क्लास बनाई, ठीक है। अब जो इंसान है वो भी तो एक जानवर ही होता है, वो भी तो खाना खाएगा, वो भी तो आवाज़ निकाल सकता है। तो आप ह्यूमन नाम की क्लास बना सकते हो और उसको इनहेरिट कर सकते हो। आप कह सकते हो मैं एनिमल के सारे गुणों को ह्यूमन में लेना चाहता हूँ, लेकिन कुछ चेंजेस करूँगा। जैसे कि साउंड को मैं कुछ अच्छी साउंड दे दूँगा, बार्क वगैरह नहीं करूँगा, लेग्स को 4 ना करके लेग्स इज इक्वल टू 2 कर दूँगा, और यहाँ पर हैंड्स इज इक्वल टू 2 कर दूंगा। ये सारे वेरिएबल चेंज कर दोगे आप, तो आप क्या कर सकते हो, एक टेम्पलेट से शुरुआत करके उस टेम्पलेट को एडिट कर सकते हो। तो एक तरह से इनहेरिटेंस एक मेथड है उस टेम्पलेट को एडिट करने का, जो कि एक दूसरी क्लास रिप्रेजेंट करती है। इस केस में एनिमल, इस केस में ये एनिमल क्लास जो भी रिप्रेजेंट करती है, आप क्या कर रहे हैं उससे इनहेरिट करके, और बेसिकली क्या कर रहे हैं
उसका जो डेटा है, उसके फंक्शंस उनको चेंज कर रहे हैं। एज सिंपल एज दैट, एक नई टेम्पलेट बना रहे हैं, तो आप एक टेम्पलेट का इस्तेमाल करके दूसरी टेम्पलेट बना सकते हैं। और ये कोड रीयूजेबिलिटी का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। आपको बार बार कोड नहीं लिखना है। अब आपको मान लो एक फंक्शन लिखना है जो कि एक काम करता है, दूसरा फंक्शन आपको लिखना है वो सिमिलर काम करता है, तो आपको कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, नहीं तो इफ एल्स कंडीशन लगा के चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आप खामोशी के साथ इनहेरिट करो फंक्शन को, और ये रीडेबिलिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। मैं आपको बता रहा हूँ, इतना बढ़ाता है कि आप लोगों को खुद को कोड समझना बहुत आसान लगेगा। तो चलो देखेंगे आगे कितना आसान होने वाला है, कितना मुश्किल। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या, पॉलीमॉर्फिज्म। इनफैक्ट पॉलीमॉर्फिज्म सही बताऊं तो हम लोग देख चुके हैं, लेकिन हमने क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के तौर पे उसको नहीं देखा। पॉलीमॉर्फिज्म का सिंपल सा मतलब है एबिलिटी टू टेक मोर देन वन फॉर्म। एक फॉर्म से ज़्यादा कोई ले ले तो उसको पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। जैसे गंगाधर ही तो शक्तिमान है, गंगाधर हो या शक्तिमान हो या मुकेश खन्ना हो, तीनों शक्तिमान ही तो है यार, तीनों एक ही तो हैं, लेकिन अलग अलग रूप धारण कर लिए उन्होंने। तो एबिलिटी टू टेक मल्टीपल फॉर्म्स को कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। और ये हमने कहाँ पर देखा था, हमने फंक्शन ओवरलोडिंग में देखा था, जहाँ हमने देखा था कि अगर हम एरिया फंक्शन लिखते हैं या फिर वॉल्यूम फंक्शन जो भी हमने लिखा था, तो हमने अगर उसको दिया रेडियस तो उसने हमको क्या किया, सॉरी रेडियस और हाइट दिया तो सिलेंडर का वॉल्यूम दे दिया। हमने उसको अगर हाइट, लेंथ और ब्रेड दिया तो उसने हमें क्या दिया, उसने हमें एक किसका दिया, एक क्यूबॉइड का वॉल्यूम दे दिया। ठीक है, तो अलग अलग तरह के पैरामीटर्स हमें अलग अलग चीज़ें रिटर्न कर रहे थे, फंक्शन ओवरलोड किया था हमने। वो एक एग्जाम्पल है पॉलीमॉर्फिज्म का। और भी एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन पॉलीमॉर्फिज्म का सिंपली ये मतलब है कि एक ही चीज़ है, एक ही नाम कई काम। ठीक है, एबिलिटी टू टेक मल्टीपल फॉर्म। ठीक है, क्या राइमिंग बनाया है। अब डेटा बाइंडिंग की बात करते हैं। अब डेटा बाइंडिंग और मैसेज पासिंग इन दोनों के बारे में बात करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले डेटा बाइंडिंग को देख लेते हैं। डेटा बाइंडिंग का क्या मतलब है। डेटा बाइंडिंग का मतलब यह है कि जब आपका कोड रन हो रहा है, जब आपका कोड रन हो रहा है तब आपको रन टाइम पर ही पता चलेगा कि कौन सा वाला कोड रन किया जाएगा। इसे कहते हैं डेटा बाइंडिंग, और इसको लेट बाइंडिंग भी बोला जाता है। और यहाँ पर इसको इसलिए बोला जाता है कि हो सकता है कि आपने कोई इनपुट लिया यूज़र से, हो सकता है उसने जो इनपुट दिया वो कुछ ऐसा इनपुट दिया कि अगर आपका इनपुट जो है वो एक मान लो कोई चीज़ उस स्ट्रिंग में आ रही है या नहीं आ रही है। जैसे मान लो मैं कोई एग्जांपल सोच रहा हूँ भी अच्छा सा, जैसे मान लो आपने कोई स्ट्रिंग डाली। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि यूज़र को गुड आफ्टरनून बोला जाए, अगर उसने बोला कि इट्स 12 PM, अगर जो डेट है वो दोपहर का टाइम चल रहा है, टाइम की बात कर रहा हूँ, सॉरी डेट नहीं टाइम, अगर टाइम दोपहर का है तो आप उसको गुड आफ्टरनून बोलो। मॉर्निंग का अगर उसने इनपुट किया तो आप गुड मॉर्निंग बोलो। इवनिंग का इनपुट किया उसने तो आप गुड नाइट बोलो, गुड इवनिंग बोलो, जो भी बोलना है। ठीक है, तो आपका जो कोड है कौन सा एग्जीक्यूट होगा वो रन टाइम पर ही पता चलेगा। इसको डायनेमिक बाइंडिंग बोलते हैं। तो डायनेमिक बाइंडिंग एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का अच्छा फीचर है। अब मैसेज पासिंग की बात करते हैं। ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है मैसेज पासिंग, मतलब सिर्फ इतना सा है, ये सारे टर्म्स हैं जो कि फेंके जाएंगे आपके चेहरे पर और आपको बिल्कुल भी इनसे डर नहीं लगना चाहिए, इसलिए मैं एक एक डिस्कस कर रहा हूँ। मैसेज पासिंग का क्या मतलब है। मान लो मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया, एक तो एनिमल क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया, एक ह्यूमन क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया, एक मैंने बना दिया मान लो मैंने बना दिया थिंग नाम का ऑब्जेक्ट। बहुत ही अजीब सा ऑब्जेक्ट है बट मान लो बना दिया। कोई भी वस्तु है उसके नाम का एक ऑब्जेक्ट बना दिया, उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया। ये तीनों क्लासेस थी और अभी मेरा एक ए ऑब्जेक्ट है, एक बी मेरा ऑब्जेक्ट है एनिमल टाइप का, सी ऑब्जेक्ट है मेरा ह्यूमन टाइप का। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सी से जो भी मैंने सी डॉट मान लो func1 किया, मैं इसमें इंफॉर्मेशन देकर पास कर सकता हूँ और ये जो इन्फॉर्मेशन है वो पास हो जाएगी इसके फंक्शन में, और जो भी रिटर्न वैल्यू होगी वो मैं इसके किसी फंक्शन को इनपुट दे सकता हूँ। और मैं अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो डेटा है उसको फ्लो करा सकता हूँ, और इसी को मैसेज पासिंग बोलते हैं, सॉरी, यानी कि मैसेज को पास करना। ठीक है, जैसे जो कि आप लोग काफ़ी करते हो स्कूल वगैरह में, अगर आप लोग हो तो किसी के कान में कुछ बोल दिया, किसी के कान में कुछ बोल दिया, उसे मैसेज पासिंग ही बोलते हैं। ठीक है, तो आप क्या करते हो, ऑब्जेक्ट डॉट मैसेज और इन्फॉर्मेशन, यानी कि आपने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट का एक फंक्शन कॉल किया और उसमें आपने इन्फॉर्मेशन सेंड कर दी। ठीक है, तो इस तरह के फॉर्मेट के प्रोग्राम्स आप लोग बना सकते हो। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे बेनिफिट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के क्या हैं, चलो उनको भी देख लेते हैं जल्दी से। तो बेनिफिट, सबसे पहला बेनिफिट तो है बेटर कोड रीयूजेबिलिटी, यानी कि एक बार लिखो
करोड़ों बार इस्तेमाल करो। करोड़ों बार तो नहीं कर पाओगे, लेकिन 100 बार तो कर ही लोगे, ठीक है। तो कोड रीयूजेबिलिटी, यानी कि एक कोड लिखा है उसको बार बार यूज़ करो ऑब्जेक्ट्स की मदद से और इनहेरिटेंस की मदद से, जिस बारे में हमने डिस्कस किया था अभी। अरे ये डिस्कस जो किया था हमने, एनिमल है और एनिमल से हमने ह्यूमन बना दिया। तो एनिमल में जितना भी अगर 1,00,000 लाइन्स ऑफ कोड लिखा हुआ है, 1,00,000 ज़्यादा हो गई, 100 लाइन ऑफ कोड लिखा हुआ है, तो मुझे वो चीज़ ह्यूमन में फिर से नहीं लिखनी पड़ेगी। मैं वहीं से स्टार्ट करके कुछ कुछ चीज़ें एडिट कर दूंगा ह्यूमन में और मेरी नई क्लास बन जाएगी। तो ये चीज़ एक तो है। दूसरी चीज़ की प्रिंसिपल ऑफ डेटा बाइंडिंग जो है, सॉरी डेटा हाइडिंग जो है, वो आपको सिक्योर सिस्टम बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो जो डेटा हाइडिंग का फीचर है इनका बहुत कमाल का है। और कभी भी सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा कंसर्न है आपके लिए, तो आप लोग जो है बिल्कुल टेंशन फ्री क्लासेस यूज़ कर सकते हो। और आगे हम लोग एग्जांपल देखेंगे इस चीज़ का। अब मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को एग्जिस्ट कर सकते हैं बिना एक दूसरे को इंटरफेयर किए। जैसे कि मान लो मैंने डॉग नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया जो कि एनिमल से आया है, और मैंने कैट नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया जो कि एनिमल से ही आया है। तो अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट जो हैं वो अपने फंक्शंस खुद रन करेंगे, अपना डेटा मैनेज करते रहेंगे बिना एक दूसरे को इंटरफियर किए। यानी कि डॉग को कैट के डेटा से कोई मतलब नहीं है, कैट को डॉग के डेटा से कोई मतलब नहीं है, लेकिन टेम्पलेट सेम थी जिनसे मैंने बनाया उसको, ठीक है। अब मान लो कि आपको ऑनलाइन कभी कभी फॉर्म की टेम्पलेट मिलती है ना, रेंट रिसीट या फिर कोई भी टेम्पलेट होती है, फॉर्म 16B फॉर्म, जो भी फॉर्म्स होते हैं उनकी टेम्पलेट होती है। आपने अगर कोई फॉर्म भरा और आपके पड़ोसी ने कोई फॉर्म भरा, तो क्या उन दोनों के फॉर्म में कोई नाता है? दोनों ने अलग अलग फॉर्म भरा ना। या फिर आप IIT वगैरह का फॉर्म भरते हो, जो वो जो फॉर्म की टेम्पलेट है वो आपको मिल जाती है मार्केट से। आपने भरा, भरने के बाद आप क्या करते हो, उसको पोस्ट कर देते हो, या फिर ऑनलाइन है आजकल तो सब कुछ। लेकिन जो भी है, आपने अगर उसको भरा फॉर्म को, तो आपके फॉर्म में जो डेटा है वो आपका अपना डेटा है, और आपके पड़ोसी ने जो फॉर्म भरा वो उसका डेटा है। तो दोनों में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है, ठीक है। ये बात है, मतलब मेरा कहने का ये है। फिर उसके बाद ये है कि सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो आप लोग बड़ी आसानी से मैनेज कर सकते हो। बहुत ही आसान हो जाता है हम लोगों के लिए सॉफ्टवेयर को कम कॉम्प्लेक्स बनाना। तो ये था एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का ओवरव्यू। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने जो प्लेलिस्ट है मेरी C++ की वो एक्सेस कर ली होगी, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस में हम बहुत ही कमाल का धमाल करने वाले हैं। क्लासेस बनाएंगे और मेन जो मीट है हमारा C++ का उसको स्टार्ट करेंगे। सो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी जितना मैंने अभी आप लोगों को बताया है। और आप लोग, मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा पेशेंस रखें। अभी अगर आप लोग को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग समझ में नहीं भी आ रहा है, हालांकि मैंने पूरी कोशिश करी है कि क्यों यूज़ करते हैं, क्या कॉन्सेप्ट है वो समझाने की इस वीडियो में, बट अगर आप लोगों को अभी भी डाउट है तो वेट करें आने वाली वीडियोस का, और आपको डेफिनेटली जब कोड लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा। सो अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना, और अपने लिए प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना डिस्क्रिप्शन में जाकर, और बुकमार्क करके उसको सेव भी कर लेना, इस वीडियो को लाइक भी कर देना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।